गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्कार स्टूडेंट। अब हमारा जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीशन, एंड दिस वन 27th लेक्चर अबाउट लाइफ प्रोसेस। एंड स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। आपको एक्सक्रीशन पढ़ाते समय ही, जब मैंने इसके पहले वीडियोस भेजे आपको, तो बताया था कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद रह जा रहे हैं उनको बॉडी से बाहर करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, दिस वन कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं, अभी लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक्सटर्नल फीचर ऑफ किडनी और फिर नेफ्रॉन के डायग्राम को समझा था। नेफ्रॉन के डायग्राम को एक बार मैं और आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोसेस है वो इसी नेफ्रॉन में कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, यूरिन फॉर्मेशन या एक्सक्रीशन की जो फिजियोलॉजी है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। दिस स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन को हिंदी में कहा जाता है परानिस्यंदन, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को वर्णनात्मक पुनरावशोषण या हम चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। और लास्ट इज अ सिक्रेशन। कहीं कहीं आपको ये ट्यूबुलर सिक्रेशन भी लिखा होगा, किसी बुक में आप पढ़ेंगे, नूतन पब्लिकेशन की बुक हो या कई और बुक है जिनमें आपको ट्यूबुलर सिक्रेशन देखने को मिलेगा, और इसका मतलब है श्रावण। हिंदी में क्या कहेंगे? श्रावण। अब स्टूडेंट, ये प्रोसेस इस नेफ्रॉन में होती है, तो जो परानिस्यंदन मैं कह रही हूँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इस फेज में बोमन कैप्सूल, और उसके बाद है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दिस वन टेक्स प्लेस फ्रॉम पीसीटी टू डीसीटी, हैनल स्लूप ऑल्सो इंक्लूडेड। तो यहाँ से हैनल स्लूप के एसेंडिंग लिम्ब तक, जो एसेंडिंग फेज है, वहां तक होता है आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। और जब डीसीटी में आते हैं तो डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कम, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। कैसे होगी स्टूडेंट? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात की है मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट, समझेंगे। जो बोमन कैप्सूल है, इस बोमन कैप्सूल में एक नेटवर्क है कैपिलरीज का। इस नेटवर्क को, इस जाल को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। और ये एफरेंट आर्टरियोल, जब ब्लड को फिल्टर होना होता है तो इस एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में। और चूंकि स्टूडेंट इस वक्त ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है और यहाँ प्रेशर हाई होता है, इसलिए आप देखेंगे कि एफरेंट आर्टरियोल ज़्यादा वाइड होता है देन इफरेंट आर्टरियोल के। इट मीन्स ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, ग्लोमेरुलस में आएगा। अब स्टूडेंट, होता क्या है कि ग्लोमेरुलस एक छन्नी का, एक फिल्टर का काम करता है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा में डिसॉल्व कंटेंट होते हैं वो इस फिल्टर से छन जाते हैं और बोमन कैप्सूल की कैविटी में आ जाते हैं। लेकिन ब्लड कैप्सूल्स और कुछ प्रोटीन होते हैं जो इस जालिका से फिल्टर नहीं हो पाते हैं, वो वापस ब्लड के साथ एफरेंट आर्टरियोल से आगे बढ़ जाएंगे। याद है ना, रेनल वेन जो क्या करेगी, किडनी के जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उनको वापस हार्ट तक ले जाने का काम करेगी। तो एक बार फिर से समझिए कि ब्लड फिल्टर होने के लिए इस
एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर करता है ग्लोमेरुलस में। जो आवश्यक जरूरी चीजें होती हैं जैसे कैप्सल्स हैं और कई चीजें हैं वो फिल्टर नहीं होंगी, वो वापस इस ब्लड के साथ एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाएंगी। अब स्टूडेंट यहाँ एक साथ ब्लड फ्लो हो रहा है आने के लिए, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, लेकिन यही ब्लड जब एफरेंट आर्ट्रियोल से यहाँ निकलेगा तो यहाँ पे प्रेशर लो होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो लिक्विड बन रहा है, जो छन रहा है, नीचे आ रहा है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर से मेरी बात सुनिएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो स्टूडेंट, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हाई प्रेशर के अंदर ब्लड का फ्लो होगा एफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू, ब्लड फिल्टर होगा, जरूरी चीजें एफरेंट आर्ट्रियोल से वापस चली जाएंगी और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो आगे उस लिक्विड से बढ़ेंगे, छनकर नीचे आएंगे। कहां तक? पीसीटी तक। अब स्टूडेंट दूसरी प्रोसेस शुरू होगी, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। फिर हम एक बार डायग्राम की मदद लेंगे। स्टूडेंट, पीसीटी और ये हैनल्स लूप, आप याद कीजिए जब मैं ये डायग्राम आपको समझा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि इसको सिंप्लीफाई करने का मेरा सिर्फ एक रीजन था कि आप नेफ्रॉन के ईच एंड एवरी पार्ट्स को समझ सके। और मैंने आपसे कहा था कि इस नेफ्रॉन के ऊपर एक कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क फैला हुआ होता है। और स्टूडेंट, आप ऑस्मोसिस बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जो लिक्विड यहाँ से छनकर नीचे आ रहा है पीसीटी में, उसमें बहुत सारे नेसेसरी सबस्टेंसेस होते हैं, जैसे अमीनो एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, H2O, और ये सारी चीजें यहाँ पे इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होती हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका होना है? सबसे पहले तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड डेफिनेटली होंगे रीएब्जॉर्ब, और उसके साथ साथ स्टूडेंट कुछ अमाउंट में क्लोराइड, फॉस्फेट, ये भी क्या होंगे? रीएब्जॉर्ब होंगे। किसके थ्रू रीएब्जॉर्ब होंगे? पीसीटी के ऊपर जो कैपिलरीज का नेटवर्क बिखरा हुआ है, इस लिक्विड से वो सभी सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होकर उस कैपिलरीज में जाएंगे। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे आया है उसमें 95% अमाउंट वाटर है और बाकी 5% जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ नेसेसरी सब्सटेंस हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, मिनरल्स हैं, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, ये क्या होंगे? वापस से रीअब्सॉर्ब्ड होकर बॉडी में जाएंगे। अब स्टूडेंट, ये फिल्ट्रेट यहां से लेके डिसेंडिंग फिर एसेंडिंग हैनल्स लूप तक पहुंचेगा। तो हैनल्स लूप के एसेंडिंग आर्म में जो लिक्विड पहुंच रहा है वो लिक्विड हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक का मतलब आप समझते हैं ना, कि जिसमें जल की मात्रा क्या हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट ज्यादा हो। अब स्टूडेंट, जब ये सॉल्यूशन डीसीटी में पहुंचता है तो जो डीसीटी के वॉल हैं, इन वॉल से धीरे धीरे जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उन सभी का सिक्रेशन होने लगता है। और अब यहाँ डीसीटी में जो भी लिक्विड इकट्ठा है वो यूरिन के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? यूरिन के फॉर्म में। इट मीन्स जब हम सिक्रेशन की बात कर रहे हैं तो सिक्रेशन के लिए जो भी सिक्रेशन फेज में जो भी लिक्विड यहाँ पहुंच रहा है डीसीटी में, अब वो यूरिन के फॉर्म में है। और स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज
कि जैसे पोटेशियम की बात अगर हम करें तो पोटेशियम नॉर्मल अमाउंट में इस लिक्विड में मौजूद होता है और कुछ ड्रग पार्टिकल्स, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स, ये सभी चीज़ें इकट्ठा होती हैं और यहाँ एक यूरिन का फॉर्मेशन, आप कह सकते हैं यूरिन का निर्माण होता है। और यही जो निर्मित यूरिन है ये कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से ये कहाँ चले जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। तो इस तरह से स्टूडेंट 3 फेज में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, 3 स्टेप में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। और स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो यूरिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन पर डे 1.2 लीटर, इट मीन्स अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो डेली जो यूरिन बन रहा है ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद, तो वो 1.2 लीटर, कहीं कहीं आपको 1.5 भी, 1 से 1.5 लीटर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरेज अमाउंट यही है 1 से 1.5 के बीच में, 1 to 1.5 लीटर। अब सोच लीजिए जो पानी आप पी रहे हैं उसका इतना हिस्सा, इतना परसेंट तो यूरिन के फॉर्म में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रहा है। और अगर गर्मियों की बात करें तो यूरिन के साथ साथ जो स्वेटिंग आपको हो रही है, जो पसीना आ रहा है, उसमें भी आपके बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। इसलिए यही रीज़न है स्टूडेंट कि गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जाता है। एक तो एक्सक्रीशन के माध्यम से हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, दूसरा जब पसीना ज़्यादा होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो हमारे बॉडी से वाटर का लॉस होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यूरिन के बारे में। यूरिन एक लिक्विड है, तो कैसा लिक्विड है? तो स्टूडेंट यूरिन इज अ ट्रांसपेरेंट येलोइश लिक्विड विच इज एसिडिक इन मीडियम। अगर हम बात करते हैं तो जो यूरिन है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और स्टूडेंट एक हमने कहा येलोइश, स्लाइटली येलो होता है, तो ये येलो कलर, ये पीला रंग क्यों है? तो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में और वो पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन, आप सभी जानते हैं। उस हीमोग्लोबिन का जो ब्रेक फॉर्म, मतलब फर्दर फॉर्म है जिसमें वो ब्रेक होता है, दिस इज कॉल्ड यूरोक्रोम। साधारणतः कहा जाए तो यूरिन में येलो कलर यूरोक्रोम पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि यूरिन का कलर कभी ज़्यादा डार्क हो जाता है, कभी कम वो रहता है। तो ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब किसी तरह की डिफिशियंसी होती है। जस्ट लाइक अगर यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए, प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए, या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, तो इन सब कंडीशन में तब यूरिन का कलर चेंज भी होता है। और स्टूडेंट इस तरह से हमारी बॉडी से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होने लगता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की। यूरिन में क्या क्या इन्वॉल्व है? तो स्टूडेंट सबसे पहला तो है आपका वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। तो 90% यूरिन का 90% भाग जो होता है वो क्या होगा? वाटर होगा। यूरिन का 95% भाग वाटर है और 2% भाग क्या है? यूरिया। फिर 0.4% पार्ट क्या है? यूरिक एसिड है, कैरेटीन, प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, अमोनिया है। और मिनरल्स जो होते हैं वो 0.2%। और हैप्यूरिक एसिड एक तरह का एसिड होता है जो 0.6%। इट मीन्स अगर यूरिन का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यूरिन का कॉम्बिनेशन, उसमें वाटर भी है, यूरिया भी है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं। अगर एक ये सीमित मात्रा में, एवरेज अमाउंट में है,
तो ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है कि यूरिन से ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव हो रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इंक्रीज करता है या बहुत कम होने लगता है तो स्टूडेंट एक नेफ्रेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। स्टूडेंट, एक्सक्रीशन के समय या यूरिन फॉर्मेशन के समय एक हार्मोन का भी फंक्शन होता है, हार्मोनल फंक्शन। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने किडनी का स्ट्रक्चर आपको बताया था तो उस पर एक कैप लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की थी मैंने, एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज एड्रीनेलिन। क्या कहते हैं उसे? एड्रीनेलिन। और वही एड्रेनलिन ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन। और ये हार्मोन एल्डोस्टेरोन हार्मोन अफेक्ट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम इन दोनों के एक्सक्रीशन को प्रभावित करता है। स्टूडेंट, यूरिन प्रोड्यूस फ्रॉम, ये मैंने आपको बता ही दिया कि दिन में पर डे अगर बात करें तो वह 1 से 1.5 लीटर यूरिन का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेफ्रेटिक या किडनी के डिसऑर्डर की। आप सभी जानते हैं कि बॉडी ह्यूमन बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है एक मशीन की तरह ही तो काम कर रही है। स्टार्टिंग से अगर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो देखिए एक मशीन है जो चक्की की तरह, मशीन की तरह काम कर रही है फूड को मिक्स करने का। एक मशीन है जो ऑक्सीजन को लेने का और CO2 को बाहर रिलीज करने का काम कर रही है। तो ऐसे ही स्टूडेंट ब्लड को भी फिल्टर हमारी किडनी कर रही है। तो सपोज करिए कि अगर ब्लड में जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो एवरेज अमाउंट में है तो ब्लड उनको डेली टू डेली फिल्टर करती जाएगी। अब सोचिए रोज 1.5 लीटर वो फिल्टर कर रही है ब्लड को, रोज 1.5 लीटर यूरिन हमारी बॉडी से निकल रहा है। तो अब स्टूडेंट यहाँ से अगर कभी भी किडनी का फंक्शन या जो हमारी नेफ्रेटिक ट्यूब्यूल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना कम कर दें तो जाहिर सी बात है कुछ डिसऑर्डर क्रिएट होंगे हमारी बॉडी में। उनमें से एक है यूरेमिया। यूरेमिया डिसऑर्डर या यूरेमिया डिजीज कब क्रिएट होती है? जब कभी भी किडनी काम नहीं करते हैं सही से प्रॉपरली और ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। इट मीन्स कि जो ब्लड से यूरिया रिलीज हो रहा था, फिल्टर हो रहा था किडनी के हेल्प से, वो यूरिया पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो रहा है और ब्लड में यूरिया का अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इससे स्टूडेंट क्या होता है, इस डिजीज को कहते हैं यूरेमिया। और जो भी पेशेंट इस यूरेमिया डिजीज के उससे रहते हैं, ये डिसऑर्डर होता है, तो उनको कृत्रिम अपोहन डायलिसिस के माध्यम से उनकी बॉडी से ये सारे अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल बाहर किए जाते हैं। दूसरा है रीनल फेलियर क्या है? जब कभी भी जो किडनी है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर दे और स्टूडेंट नाइट्रोजनस सब्सटेंस और यूरिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगे और जो वाटर है, मिनरल्स हैं, उन सभी का अमाउंट, इट मीन्स कि आपके ब्लड में एसेंशियल चीज़ें कम होने लगें और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज करने लगे, तो दिस वन कॉल्ड रीनल फेलियर। देन स्टूडेंट, ये था आपका एक्सक्रीशन के बारे में। जो भी आपको डाउट हो, कोई समस्या हो, कंफ्यूजन हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियोस को एक बार में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे पॉज करके या फिर उसे धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करें। बुक आपके पास है, उनसे भी आप कुछ हेल्प लें। अदरवाइज स्टूडेंट आपके पास कोई सुविधा नहीं भी है तो आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।